सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे। कपाट खुलने के बाद वहां उन्होंने दर्शन किए। मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया था। पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच कपाट खुले और इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं सीएम धामी ने मुख्य सेवक भंडारे में श्रद्धालुओं को इस दौरान प्रसाद भी वितरित किया। सीएम धामी ने कहा, मैं आप सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बाबा के इस धाम पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। मुझे भी इस बार गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। उनके भी दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊंगा और एक तरीके से ये यात्रा तभी पूर्ण रूप से शुरू मानी जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए बीते सालों के हमारे अनुभवों के आधार पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देश दुनिया से यहाँ आने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना होने पाए, इसलिए हमने 2024 की यात्रा संपन्न होते ही 2025 की यात्रा को लेकर तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने। 108 क्विंटल फूल मालाओं के साथ मंदिर की भव्य सजावट आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां कपाट खुलने के बाद सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे। अपने परिवार के साथ वो वहां पर मौजूद नजर आए। बाबा केदार का उन्होंने दर्शन करके आशीर्वाद लिया। अपनी पत्नी के साथ वहां पर वो पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए आपके सामने। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर संबोधन देते हुए अपनी बात भी कही। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज केदारनाथ में उनकी मौजूदगी रही और अब 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे और इस तरह से 4 धाम यात्रा की पूर्ण शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही कपाट खुले पूरी घाटी, पूरी केदार घाटी वहां पर हर हर महादेव शिव शंभू के जयकारों से गूंज उठी। और देखिए तस्वीरों में वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था वहां पर की गई थी। खुद भंडारा वितरित करते दिखाई दिए उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ उनकी पत्नी भी श्रद्धालुओं को वहां पर प्रसाद देती नजर आई। ये 4 और तस्वीरें इसी दौरान की आपके सामने। केदारनाथ पहुंचे जब सीएम धामी केदारनाथ धाम के कपाट खोले, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ वहां पर दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन करके, पूजन करके उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर आम लोगों के लिए भी कपाट खोल दिए गए। बहुत अच्छी सारी वहां पर व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं पर इस दौरान वहां उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पुष्प वर्षा करवाई गई। हेलीकॉप्टर से ये फूलों की बारिश उनके ऊपर करवाई गई। और केदारनाथ धाम को किस तरह से शानदार तरीके से फूलों से सजाया गया, भव्य वहां पर सारी तैयारियां की गई थी। चौथी तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई। भोले के जयकारों से पूरी घाटी गूंजती नजर आई। हर कोई बेहद उत्साहित था। बाबा के दर्शन करने के लिए बेहद भावुक भी नजर आ रहा था और श्रद्धालुओं का उत्साह 7वें आसमान पर हो भी क्यों ना। साल भर इंतज़ार किया जाता है 4 धाम यात्रा के शुरू होने का और वो शुभ घड़ी अब आ गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और अब केदारनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। अब बस इंतजार है 2 दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का। मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से भेंट करता हूँ। तो हमेशा
मुझे बाबा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों की, विकास के कामों की हमेशा जानकारी लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। आज हमने उनके नाम से भी यहाँ पर पूजा की है, पहले ही पूजा है। देश पर तमाम प्रकार की जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद, ऐसी चीजें खड़ी हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति देंगे और उन दुश्मनों का, उन राक्षसों का, जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी घटना करी, कायरतापूर्ण घटना, जिससे पूरे देशवासी आज पूरी तरह से आज क्रोध में है और उनका खात्मा चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत देंगे और इन राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सेना समेत सभी सुरक्षा बल करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नैनीताल की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, देवभूमि में गलत कामों की इजाजत नहीं दी जा सकती, कानून अपना काम करेगा। भू कानून विधेयक को मंजूरी मिलने पर मंत्री जी ने कहा, सख्त भू कानून जनता की मांग थी जो पूरी की जा रही है। देखिए जरा। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब श्रद्धालु प्रभु केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी से। सर, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही खुशी का पल है ये, जो देवभूमि के रूप में उत्तराखंड की जो पहचान है, जो विशेषता है और चार धाम की जो महत्ता है। हमारे चार धाम के कपाट खुलने के साथ साथ सारे जो तीर्थयात्री हैं, जो भक्तजन हैं, उन सब के लिए कि बहुत खुशी का पल है और इंतज़ार करने के साथ ही उनकी ये इंतज़ार की घड़ी पूरी हुई है और अब ये चार धाम की यात्रा शुभारंभ होने से लाखों भक्तों को दर्शन होंगे। ये अपने आप में सौभाग्य है। भू कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, बड़े लंबे समय से चूँकि सारे उत्तराखंड राज्य की मांग थी और जिस प्रकार से हमारी सरकार, राज्य की सरकार कीर्तिमान स्थापित कर रही है, चाहे वो यूसीसी का मैटर हो, और उसी प्रकार से भू कानून के लिए भी जो पहल की है वो अपने आप में अद्भुत निर्णय है। जातीय जनगणना पे अब सब लोग क्रेडिट के लेने पे लागू हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि ये तो हमारी देन थी जिसको सरकार को लाना पड़ा, झुका दिया हमने सरकार को, कांग्रेस कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी सोच है, जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर वंचित वर्ग के विषय को लेकर के जो वर्षों से जो सरकारें सत्तासीन रही, उन्होंने कभी ऐसे निर्णय नहीं लिए जो वंचित समाज है, वो जो वंचित बंधु है, उनको भी अधिकार मिले। और इसी का परिणाम आपने देखा कि हर बार जो सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कमजोर वर्गों के भले के लिए, उत्थान के लिए लिए हैं। नैनीताल में एक आदमी ने जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया, उस पे सजा की मांग आप करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा तनाव देखने के लिए, क्योंकि वो उसमें कानून और प्रशासन सक्रिय है और इसलिए कानून उचित निर्णय लेगा। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर अजय टम्टा जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आचार्य यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, विश्व से आए श्रद्धालुओं का यहां हम स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की दिक्कत परेशानियों को देखते हुए सारे इंतजामात किए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदारनाथ धाम के लिए ही हुए हैं। मैं बाबा केदार से यही कामना करता हूं कि यात्रा पर आए तमाम श्रद्धालुओं की यहाँ यात्रा बहुत अच्छी जाए। विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं का मैं देवभूमि में स्वागत करता हूँ और सरकार ने पूर्ण कोशिश करी है कि बाबा केदार का आशीर्वाद समस्त श्रद्धालुओं को मिले, सो यात्रा उनकी सुगम हो, कहीं ना कहीं सुविधाएं से लैस हो पूरी यात्रा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए हुए हैं। हमारे बद्रीनाथ जी के धाम भी खुल रहा है, यमुनोत्री गंगोत्री भगवान का धाम भी खुला हुआ है, चारों धाम हमारे खुल रहे हैं और समस्त श्रद्धालुओं को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वहीं जिलाधिकारी लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से वो नजरें बनाए हुए हैं। ये यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसको लेकर श्रीनगर क्षेत्र में यात्रा मार्ग और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और पार्किंग व्यवस्थाओं को और बेहतर और सख्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कीर्तिनगर के पास पुलिस चौकी और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने सड़क किनारे गड्ढों को भरने और पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस चौकी को आकर्षक बनाने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने एनआईटी मैदान, आवास विकास मैदान, पार्किंग में बनाए गए ट्रांजिट कैंप का भी निरीक्षण किया। जी, हम लोगों की मल्टीपल मीटिंग्स हुई है, काफ़ी बार रिव्यू किया गया और कुछ एक चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि हम फरासू की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े जहाँ सुसाइड कटिंग के कारण अभी हमें रोड की वाइडनिंग का जरूरत है। इसी तरीके के कुछ पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट और या ब्यूटिफिकेशन को लेकर, सफाई को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं के अनुपालन और उन्हें अंतिम चरण में बेटर करने का जो हमारा प्रयास है, यही एक कोशिश है। देखिए, इसमें हमने जो मेजर पार्किंग चिन्हित की है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है और वहाँ जितने भी यात्रियों की व्यवस्था है, बेसिक कम्युनिटीज़ है, वो भी स्टेशन हो गए स्थानीय प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ हमारी जितनी होम गार्ड्स हैं, पीआरडी है, वो भी हमें आवंटित हो गई है। इसके अलावा हमें सीपीएमएफ का भी एक सेक्शन प्लाटून मिलेगी, तो उसको भी हम डिप्लॉय करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। या चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का एसएसपी हरिद्वार ने देर रात निरीक्षण किया, जहां एसएसपी ने चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को भी चेक किया, वहां की सारी व्यवस्थाओं को जांचा परखा। उन्होंने कहा कि नारसन बॉर्डर चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है, ऐसे में वहां पर वाहनों की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और वही की जा रही है। नारसन एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर और बसेस की चेकिंग का हम लोगों ने मुख्यतः पॉइंट रखा है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ साथ अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करना, साथ में अगर किसी परिस्थितियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान पर हो रहा है, तो वहाँ भेजने तक का प्रोत्साहन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग किसी भी चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से निपटने के लिए सक्षम हैं। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आ रहा है। श्रीनगर के अधिशासी अभियंता ने बताया कि क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी सुगम यातायात के लिए यात्रा मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई दी गई है। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का प्रबंध किया गया। बताया गया कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा जनपद प्रशासन के साथ मिलकर सुगम यातायात के लिए आगे भी हर संभव कदम उठाए जाएंगे। ये चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें डायरेक्शंस दे दिए थे, विभिन्न बैठकें भी हुई कि चारधाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी, उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है। वहीं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून विधेयक राजभवन से मंजूर हो गया है। राज्यपाल ने अन्य 8 विधेयकों पर भी मुहर लगा दी। दरअसल प्रदेश भर में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग की जा रही थी। अब इस विधेयक पर चूंकि स्टैंप लग चुका है, राज्यपाल ने हरी झंडी दिखा दी है। इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के मुताबिक उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरतों के लिए अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के मुताबिक जमीन मिल पाएगी। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर भी रोकथाम होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम सराय क्षेत्र में भूमि खरीद घोटाले में दोषी पाए गए कर्मियों के खिलाफ शासन ने सख्त कार्रवाई की। गंभीर अनियमितता के आरोप में अपर सचिव शहरी विकास के आदेश पर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल समेत 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सचिव रणवीर सिंह चौहान को सौंपी है। इसके साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब इस खेल का खुलासा होने पर अफसरों पर गाज गिरनी भी तय है और बाकी की चीजें जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। किस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तय किया जाएगा।
उधर धार्मिक नगरी हरिद्वार से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां साधु संतों के वेश में संदिग्ध और बाहरी तत्वों की मौजूदगी ने पूरे संत समाज को चिंता में डाल दिया। इसे लेकर अब संत समाज ने प्रशासन से, पुलिस से गुहार लगाई है कि सभी साधु संतों और आश्रमों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए, ये मांग उन्होंने की। स्वामी सर्वानंद गिरी ने इसी कड़ी में यह आरोप लगाया है कि दरअसल कुछ गैर हिंदू लोग यहां पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री उन्होंने भी समर्थन जताते हुए कहा कि सभी आश्रमों और महात्माओं का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए, ताकि इस तरह के असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखी जा सके और इन्हें समय रहते पकड़ा जा सके। के अंदर ये जो संन्यास परंपरा, साधुओं की, आश्रमों की, धर्मशालाओं की में जो रहने के वाले लोग हैं और इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अखाड़ों का, महात्माओं का, संतों का बहुत संपर्क होता था आपस में, और अब समय में कोई भी भेष बदल के हिंदू बन के बांग्लादेश से आके आश्रमों में बैठ गए, कोई महंत बन गया है, कोई मठाधीश बन गया है। ऐसे अगर आप जांच करेंगे, जांच कराएंगे, और सरकार को जांच करनी चाहिए, तो बहुत विषय आपको देखने को मिलेंगे। और सत्यापन वास्तव में अनिवार्य होना चाहिए, और सत्यापन एक बहुत अच्छी सरकार की पहल है, और सत्यापन से हम सुरक्षित हैं, हमारा घर सुरक्षित है। हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने यहाँ के हरिद्वार के प्रशासन से कि जितने भी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, उनमें रहने वाले लोगों की जांच की जाए। कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, कहीं वो पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई नाम बदल के तो नहीं रह रहा है। क्योंकि जब जांच होगी, उनका सत्यापन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल कर जरूर सामने आ। अगर प्रशासन चाहता है कि हरिद्वार में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस प्रकार का सत्यापन बहुत ज़रूरी है, और धर्मशालाओं, आश्रम का, इनमें रहने वाले व्यक्तियों की सभी की जांच। हरिद्वार से बीजेपी नेता सुनील सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये जिम्मेदारी है। दायित्व मिलने पर समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ और मिठाई खिलाकर सुनील सैनी का वहां स्वागत किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। सुनील सैनी ने दायित्व संभालने के बाद केंद्र और प्रदेश नेतृत्व दोनों का आभार जताया। उन्होंने कहा, पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान करना अब उनकी प्राथमिकता रहने वाली है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए, यही उनका मकसद रहेगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो कार्य मुझे मिला है, तो पिछड़े वर्ग समाज के लिए उसके जितनी भी लाभकारी सरकार की, केंद्र सरकार और हमारे उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, उनको लाभ दिलवाना, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना, और 2027 यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ हमें सरकार लानी है, उसमें कार्य करना है। हरिद्वार में मौसम ने अचानक से करवट ले ली, जिससे पूरे इलाके में ठंडक का एहसास हो रहा है। बादलों ने आसमान को घेर लिया, झमाझम बारिश होने लगी। लोगों ने, हालांकि इस बारिश से गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया था, जो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय लोग बारिश का आनंद लेते भी नजर आए। उधर रुड़की में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों की फसल के लिए भी बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। ऐसे में किसानों का कहना है, बारिश से जहां कुछ फायदा हुआ है, तो वहीं नुकसान भी पहुंचा। क्यों? क्योंकि गेहूं कटाई का समय चल रहा है। इससे खेत में जो भूसा पड़ा हुआ था, वो सारा भीग गया है, और इसी नुकसान की वजह से किसानों को चिंता भी हो रही है। रुड़की नगर निगम के कई पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा किया और मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय में तालाबंदी की। पार्षदों की नगर आयुक्त से तीखी नोकझोंक भी इस दौरान हुई। पार्षदों ने कहा कि वे नगर आयुक्त से मिले थे, जल समस्याओं के समाधान का उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई कदम ही नहीं उठाया गया, जिसके बाद तालाबंदी करने के लिए ये लोग मजबूर हो गए।
लाइट की समस्या है, एक वार्ड में काम नहीं हो रहा है, इनकी समस्या है, चैनल टूटे पड़े हैं, इनकी समस्या है, बहुत समस्या है। इन पर कभी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं दिया। इसके बाद मेयर साहब आए, मेयर साहब को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने पूर्व, जैसे एबी सेंटर है, एबी सेंटर इन्होंने MNA साहब ने कहा था कि 28 तारीख तक पूर्ण हो चलेगा, तो वो भी अभी तक नहीं हो पाया। देखो आपने देखा कि कुत्तों की कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी इन्होंने अभी तक कोई भी फाइल ठंडे बस्ते पड़ी है। लगभग 3 माह से हम MNA साहब के पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि MNA साहब समस्याओं का निस्तारण कर दो, समस्याओं के लिए कुछ करवा दो, किसी तरीके से हमारी समस्याओं को कुछ हद तक के इतना करवा दो कि हम जनता के बीच में चेहरा दिखाने लायक हो जाएं। परंतु हर बार इनके द्वारा मात्र झूठे आश्वासन दिए गए और उन्हीं झूठे आश्वासनों का आज परिणाम रहा कि हमारे को यहाँ पर तालाबंदी को मजबूर होना पड़ा और हमने तालाबंदी करी। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा वो पार्षद जी थोड़े से गर्म हो गए थे, हमने सबने मिलके उनका सबका समाधान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब काम होएंगे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। सारे काम सब काम होएंगे। नहीं सब सुन रहे हैं। अब वो ये है कि इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा कि हर चीज़ में टाइम लगता है। सब काम ही चालू हो रहे हैं, सब काम हो जाएंगे। वहीं हरिद्वार में रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। रिक्शा चालक ने रिक्शा में छूटे यात्रियों के कीमती सामान के बैग को पुलिस के जरिए उन तक वापस पहुंचाया, जिससे खुश होकर हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने रिक्शा चालक का सम्मान किया। नगद उसको पुरस्कार भी दिया गया। दरअसल पंजाब से हरिद्वार आए कुछ यात्री रिक्शा में बैठे हुए थे। जब यात्री उतरकर चले गए तो पीछे रिक्शा में उनका एक पर्स छूट गया था, जिस पर्स में कैश था, गहने थे, मोबाइल फोन था, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 1 लाख रुपए का कीमती सामान उस पर्स के अंदर था। काफ़ी ढूंढने पर भी जब यात्री रिक्शा चालक को नहीं मिले तो सीधा रिक्शा चालक पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर पुलिस को सारा सामान सौंपा, पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस की मदद से यात्रियों को ढूंढा गया और उनका सामान उनको वापस लौटाया गया। साथ ही इस रिक्शा चालक को नगद पुरस्कार देते हुए इनाम दिया गया और इसकी सराहना की गई। उधर हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से हालत नाजुक होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की सुस्त और निगरानी में कमी पर सवाल खड़े होते हुए क्या हाईवे पर चलती ये लापरवाह रफ्तार यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी? हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामूली पति पत्नी के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के बीच बचाव करने के लिए वहां पर जब साला पहुंचा, जब सास पहुंची तो जीजा ने देसी तमंचे से दोनों को गोली मार दी मोहल्ले में, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।